हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज हेनिल जैन। आई वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल मोटिवेशनल गुरु। मैं आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल मोटिवेशनल गुरु पर हार्दिक स्वागत करता हूँ। सो आज हमारे साथ है प्रोफेसर सिद्धार्थ सुराना। उनके बारे में मैं क्या कहूँ, मेरे लाइफ का वो एक चेंजिंग पार्ट है 10th के बाद, जो उन्होंने मेरे को सिखाया था, जिनकी वजह से मैंने कॉमर्स लिया, सीए फील्ड लिया और सीए की कोचिंग भी मैंने उनसे ली हुई है, पर्टिकुलर सब्जेक्ट डायरेक्ट टैक्स की। और मैंने उनसे बहुत कुछ सीखा है। उनसे मैंने बहुत सारा मोटिवेशन लिया और अपने लाइफ में बहुत कुछ अचीव करने के लिए एक डायरेक्शन मिला है मुझे। सो आई टेक इमेंस प्लेजर टू वेलकम मिस्टर सिद्धार्थ सुराना ऑन माय यूट्यूब चैनल मोटिवेशनल गुरु। Thank you so much. Thank you so much, Hanil. Congratulations for your excellent result, for making all of us very, very proud of you. And मुझे हमेशा से पता था कि आप इतने टैलेंटेड, इतने, मैंने आपको बचपन से देखा है, मुझे पता था कि आप कुछ ना कुछ बड़ा लाइफ में जरूर हमेशा करोगे। और मोटिवेशन की जरूरत हर किसी को होती है, चाहे छोटा हो या बड़ा हो। लाइफ में अप्स एंड डाउन्स चलते रहते हैं और उसके लिए वी ऑल वांट सम स्टोरीज जो हमको ऐसे इंस्पायर करे दैट फ्रॉम वी कैन थिंक कि हाँ, मैं शून्य से शिखर कैसे जा सकता हूँ, मैं जमीन से आसमान का सफर कैसे तय कर सकता हूँ। तो आपने ये जो चीज शुरू की है, लोगों की लाइफ की स्टोरीज आप दुनिया के साथ में शेयर कर रहे हो, इससे लोगों को इंस्पिरेशन मिलेगा। वी आर ऑल वेरी वेरी प्राउड ऑफ यू। थैंक यू फॉर कॉलिंग मी टू योर चैनल एंड आई एम वेरी हैप्पी टू बी अ पार्ट ऑफ दिस टुडे। थैंक यू सो मच। तो मैं इनके व्यक्तित्व के बारे में एक ही चीज कहना चाहूंगा कि इंसान रोटी के बिना 4 हफ्ते जी सकता है। इंसान रोटी के बिना 4 हफ्ते जी सकता है, पानी के बिना 4 दिन, पानी के बिना 4 दिन और हवा के बिना शायद 4 मिनट, लेकिन उम्मीद के बिना इंसान 4 सेकंड भी नहीं जी सकता है। हाँ, उम्मीद के बिना इंसान 4 सेकंड भी नहीं जी सकता है। तो यही वो एक उम्मीद का सोर्स है मेरी लाइफ के लिए और मैं होप करता हूं कि आप भी इनसे बहुत कुछ सीखेंगे। तो चलिए हमारे क्वेश्चंस का सिलसिला शुरू करते हैं ताकि हम इनसे कुछ सीख सके। तो सर, मैं आपसे पहला क्वेश्चन यही पूछना चाहूंगा कि आप आपके बारे में हमारे दर्शकों को कुछ बताइए ताकि वो भी आपसे कुछ जान सके। जरूर। तो हेनिल, शुरुआत से शुरू करता हूं। खैर, मैं फिलहाल आपको पूरी स्टोरी, जैसे कि हम आगे उसको डिस्कस करेंगे, उसमें आएगा। आई एम अ क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट। मेरी एज वैसे तो अब आप इसको कम गिनो चाहे ज्यादा गिनो, आई एम ओनली 32 years old, लेकिन इन इस एज में मैं, इट हैज बीन ऑलरेडी 10 years मैं टीचिंग फील्ड के अंदर हूँ। मैं एक्चुअली सीए बना था 2011 में, लेकिन ज्यादातर बच्चे जो मेरे से पढ़े उनको ये बात पता है कि मैं सीए बनने के 1 साल पहले मैंने सीए के बच्चों को जो मेरे साथ पढ़ रहे थे उनको पढ़ाना शुरू कर दिया था। सो 2010 से मैं पढ़ा रहा हूँ। 10 साल मैंने 2020 में पूरे किए और अब मैं 11वें साल के अंदर टीचिंग में हूँ। इन 10.5-11 सालों के अंदर आई हैव टॉट, मेरे से पढ़े हुए इंडिया के अंदर, भले मेरी एज बहुत कम है लेकिन मेरे से पढ़े हुए इंडिया में एटलीस्ट मिनिमम मोर देन 10,000 चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट्स मेरे से पढ़े हुए हैं। और इसी के साथ साथ जो सीए कोचिंग के फील्ड के अंदर कुछ ऐसे इनिशिएटिव्स, कुछ ऐसे चीजें मैंने की अपनी एज में, मुझे बहुत गर्व होता है। आपको पता ही है ये बात, लेकिन मैं सबके साथ शेयर करना चाहूंगा कि मैंने ये चीज स्टार्ट की और आज मुझे देखकर मेरे प्रोफेशन में ज्यादातर लोग, उसमें से कुछ मेरे से सीनियर एक्सपीरियंस भी है, लेकिन वो चीज मुझे देख के फॉलो कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, ये जो रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर्स होते हैं, जो डायरेक्टली आप स्टूडेंट, एज अ स्टूडेंट आप बोल दीजिए कि मेरे पास समय का थोड़ा शॉर्टेज है तो मैं क्लास नहीं आ सकता हूं, मुझे मेरे घर पे बैठ के आपके लेक्चर देखना है। ये वे बैक इन 2013, जब किसी को पता नहीं था कि रिकॉर्डेड लेक्चर्स क्या होते हैं, आई वॉज द फर्स्ट प्रोफेसर जिसने ये चीज, ये कॉन्सेप्ट इंडिया में शुरू किया था। फिर अब जब हमने कोविड की वजह से लॉकडाउन देखा, तो इस लॉकडाउन में बहुत सारे लोगों को ये ऑनलाइन टीचिंग, ऑनलाइन एजुकेशन और ये सब अभी बहुत पॉपुलर, कुछ बड़े बड़े स्टार्टअप्स भी इसके अंदर अब आए। लेकिन ऑनलाइन लाइव लेक्चर फेसबुक लाइव के ऊपर सबसे पहले कंट्री में मैंने लिया था। एंड इसी के साथ साथ मैं मुंबई के अलावा और भी कई जगहों पर ट्रैवल करता हूं लेक्चर्स के लिए। तो जब मैं पहली बार केरला पढ़ाने के लिए गया था, मैं मुंबई में 3 जगह पे पढ़ा रहा हूँ। आई एम हैविंग माय ओन क्लास इन चर्नी रोड। उसके अलावा मैं मुलुंड ट्रैवल करता हूँ, मैं वाशी भी जाता हूँ, एंड मुंबई के बाहर मैं अहमदाबाद और केरला जाता हूँ। जब मैं पहली बार केरला गया तब वहां के जो क्लास ओनर्स थे जिनके साथ मैंने टाई अप किया, दे टोल्ड मी दैट सर, यहाँ के बच्चे या तो मलयालम बोलेंगे या इंग्लिश बोलेंगे। एंड थैंकफुली आई हैव स्टडीड इन अ वेरी गुड स्कूल इन साउथ मुंबई। तो मेरा कमांड ओवर इंग्लिश लैंग्वेज बहुत अच्छा होने की वजह से जब वहां से मैं आया तब मुझे एहसास हुआ कि हम जो हमेशा लेक्चर्स रिकॉर्ड करते हैं, विच इज अ मिक्सचर ऑफ इंग्लिश एंड हिंदी, क्योंकि रेस्ट ऑफ इंडिया ऐसे ही पढ़ती है, वो लेक्चर्स वो साउथ के बच्चे नहीं देख सकते। इसलिए बिकॉज ऑफ हैविंग कमांड ओवर बोथ लैंग्वेजेस, आई वाज अगेन द फर्स्ट प्रोफेसर
इन द कंट्री जिसने 2 अलग अलग लैंग्वेज में लेक्चर्स देना चालू किया, सिर्फ साउथ के बच्चों के लिए इंग्लिश में, एंड देन रेस्ट ऑफ इंडिया के लिए जो हिंदी इंग्लिश मिक्स, जो हम अभी भी अपने बात कर रहे हैं आपस में, ये नेचुरली निकलता है, इसमें कोई कॉन्शियस एफर्ट नहीं डाला जाता है कि मैं हिंदी बोलूं या इंग्लिश बोलूं, लेकिन वो साउथ के लेक्चर जिसको इंग्लिश में ध्यान रख के बनाना पड़ता है, आई वॉज द वन हु स्टार्टेड, नाउ एवरीबडी इज फॉलोइंग दैट। इसके अलावा मैंने मेरे सब्जेक्ट के ऊपर बुक्स लिखी है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस की, जो हमारे सब्जेक्ट के अंदर 30 मार्क्स कैरी करते हैं, आज कंट्री में सबसे ज्यादा वो बुक चल रही है। हैंड रिटन बुक मैंने लिखी है, मेरे पास मेरी मेन टेक्स्ट बुक तो है ही। तो बेसिकली सो मेनी थिंग्स विच आई हैव डन विच अदर पीपल इन द टीचिंग प्रोफेशन आर फॉलोइंग। और इसी के साथ साथ मैं अपने टीनेज के टाइम से ही किसी ना किसी तरीके से सोशल ऑर्गेनाइजेशंस के साथ सोशल वर्क में जुड़ा हुआ हूं। मैं वे बैक जब मेरे ख्याल से मैं 17 या 18 साल फर्स्ट ईयर बीकॉम में था, तब मैं श्री नाकोड़ा भैरव मंडल पाइथुनी में एज अ मेंबर तभी जुड़ा था। मैं रेगुलरली एवरी संडे वहां पर पार्टिसिपेट करने लगा, एंड देन वहां पर सबसे कम उम्र का सेक्रेटरी एंड एज ऑफ नाउ भी वन ऑफ द यंगेस्ट मेंबर्स, बट आई एम स्टिल द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। मैंने उस ऑर्गेनाइजेशन में बहुत साल से काम किया है। इसके अलावा इन अदर ऑर्गेनाइजेशन लाइक जेसीआई, लायंस क्लब, वहां पर भी मैं सोशली भी हमेशा, अदर देन प्रोफेशन, ऐसा जनरली माना जाता है कि प्रोफेशनल लाइफ के अंदर आप अदर एक्टिविटीज के अंदर टाइम नहीं निकाल सकते, बट मेरा ये मानना है कि अगर आप मैनेज कर लेंगे तो एवरीथिंग इज पॉसिबल, एंड मैंने अपने प्रोफेशन के साथ साथ ये भी चीजें मैनेज की है। तो इस छोटी उम्र में दिस हैज बीन माय जर्नी, एंड ऑब्वियसली आगे की जर्नी भी बहुत लंबी है और बहुत कुछ लाइफ में भी करना है। दैट्स ग्रेट। उनके लिए मैं बस यही कहना चाहूंगा कि हौसलों के तरकश में कोशिश का वो तीर जलाए रखे, हौसलों के तरकश में कोशिश का वो तीर जलाए रखे। चाहे जिंदगी में सब कुछ हार जाओ, लेकिन फिर से जीतने का हौसला कायम रहना चाहिए। इसी के साथ हमारे सवालों का सिलसिला आगे बढ़ाते हुए मैं आपसे दूसरा क्वेश्चन ये पूछना चाहूंगा कि आप आपके जीवन के बारे में हमारे दर्शकों को बताइए कि आपके चाइल्डहुड से लेके आप सीए कैसे बने, आप प्रोफेशन में कैसे आए, आपकी क्या लीडरशिप क्वालिटीज रही, कैसे आपने कुछ अचीव किया है ये एज में भी, ताकि हमारे दर्शक भी वो चीज से कुछ गाइडेंस ले सके। आपने अभी अभी जो शायरी बोली, कहीं ना कहीं शायरी का बहुत बड़ा सा रोल मेरी लाइफ के अंदर प्ले हुआ है। सब कुछ हार कर कैसे जीतते हैं, कहीं ना कहीं वो स्टोरी के अंदर छुपा हुआ है। तो मैं शुरुआत से शुरू करता हूँ। मेरे ग्रेट ग्रैंडफादर राजस्थान के पाली डिस्ट्रिक्ट में बाली गांव, वहां पर मेरे ग्रेट ग्रैंडफादर और उनके भाई ये सब फ्रीडम फाइटर्स थे। आई बिलोंग टू अ फैमिली ऑफ फ्रीडम फाइटर्स। इनफैक्ट मेरे ग्रेट ग्रैंडफादर के जो बड़े भाई साहब थे, मतलब वो भी मेरे परदादा जी छोटमल जी सुराना, उनको आज पूरा का पूरा समाज जानता है, स्वतंत्रता सेनानी छोटमल जी सुराना। उनके छोटे भाई विजयमल जी सुराना वॉज माई ग्रेट ग्रैंडफादर। मेरे दादाजी हनुमनमल जी सुराना, वो इंडियन रेलवेज में एम्प्लॉय थे और उन्होंने सारी जिंदगी सरकारी नौकरी की। राजस्थान में अलग अलग रेलवे स्टेशन पे हमेशा उनकी पोस्टिंग रहती थी। और उसके बाद में राजस्थान से पहले पर्सन जो मुंबई अपनी किस्मत आजमाने के लिए हमारे फैमिली से आए थे, तो वो थे मेरे फादर। वो सीए की पढ़ाई कर रहे थे, बट कुछ कारणवश उन्होंने सीए कंप्लीट नहीं किया और फिर वो मुंबई आके अपने बिजनेस में सेट हो गए। तो मेरा जन्म यहीं मुंबई में ही हुआ था 1988 में। और मेरे फादर ने अपने बिजनेस में अच्छा काम और अच्छा नाम हर तरीके से जमा लिया था। तो एक तरीके से आप बोल सकते हैं कि जीरो से लगाकर स्काई तक उन्होंने मतलब सब कुछ। और इसलिए बचपन में सब बेस्ट से बेस्ट जो अपब्रिंगिंग जिसकी मीन्स बहुत लोगों को एक तरीके से ड्रीम जो अपब्रिंगिंग होती है, वो उन्होंने मुझे साउथ मुंबई की जो सबसे बेस्ट स्कूल है सेंट जेवियर्स बॉयज एकेडमी, उसमें पढ़ाया। मैं बाद में जय हिंद कॉलेज के अंदर अगेन साउथ मुंबई की जो बेस्ट कॉलेजेस में है उसके अंदर मुझे पढ़ाया। तो मुझे जीवन में हर चीज बचपन से लगाकर बड़े होने तक बहुत इजीली उन्होंने प्रोवाइड की और कभी भी उनके मुंह पे किसी भी चीज के लिए ना नहीं था। अगर उनसे रुपया मांगा तो उन्होंने मुझे 3 रुपया दिया, मींस ऐसा उन्होंने हमेशा मेरे साथ में व्यवहार किया था। एंड देयरफॉर स्टार्टिंग के डेज बहुत इजी थे। तो एक तरीके से ग्राउंड से स्काई तो हम पहुंच गए थे। जब मैं 10th स्टैंडर्ड की मैंने एग्जाम दिया, आई वाज ऑलवेज वन ऑफ द ब्राइट स्टूडेंट्स ऑफ माय क्लास में, हमेशा टॉप 5 में आता था। लेकिन माइंड में कभी कोई चीज के बारे में श्योर नहीं था कि क्या करना है क्या नहीं करना है। फिर कभी मुझे एक बार मेरी दादी के मुंह से और फैमिली में और भी मेंबर्स के मुंह से मैंने सुना था कि मेरे दादाजी चाहते थे कि मेरे डैडी सीए कंप्लीट करें, लेकिन उन्होंने सीए कंप्लीट किसी रीजन से किया नहीं। तो ये बात मेरे मन में बैठ गई थी। और जब मेरा 10th स्टैंडर्ड का बहुत अच्छा रिजल्ट आया,
10th में आपको पता ही है मुंबई में, क्योंकि 11 से कॉलेज शुरू होती है, तो रिजल्ट आने के बाद में ये बहुत बड़ा कंफ्यूजन था, नाउ व्हाट। और ये बहुत बड़ा डिसीजन है, क्योंकि ये डिसाइड करता है कि हमको अगले पूरी जिंदगी हमको क्या करना है। अब क्योंकि मेरा रिजल्ट बहुत अच्छा था, अब इसको पॉजिटिव देखिए या नेगेटिव देखिए, मेरी मम्मी मेरे पीछे लग गई कि आपको साइंस लेना पड़ेगा, एंड आई वॉज नॉट वेरी इंटरेस्टेड इन दैट, लेकिन लेना पड़ेगा। मैं बोला नहीं, मुझे कॉमर्स में जाना है, मुझे सीए करना है। तो मम्मी की ये सोच थी कि अच्छे बच्चे तो साइंस में जाते हैं, वो कॉमर्स इज नॉट मेंट फॉर गुड स्टूडेंट्स, ऐसा उनका मानना था। लेकिन क्योंकि मम्मी ने बहुत फोर्स किया, इसलिए 11th स्टैंडर्ड जो होता है, फर्स्ट ईयर जूनियर कॉलेज महाराष्ट्र में, यहाँ पे मुंबई में हम उसे बोलते हैं, मैं साइंस स्टूडेंट था। एंड जब 1 साल मैं पढ़ाई करने के बाद में मैंने अपने फैमिली को कन्विंस किया, खास करके मेरे डैडी को कन्विंस किया, क्योंकि वहां पे कन्विंस करना बहुत इजी था उनको, क्योंकि मेरी कोई भी बात पे कभी मना नहीं करते थे। तो मैंने बोला मुझे सीए करना है, एंड आई वांट योर परमिशन कि मुझे साइंस से कॉमर्स में शिफ्ट होने दीजिए। और डैडी ने जैसे हमेशा, उन्होंने मुझे कभी कोई चीज के लिए मना किया नहीं, उन्होंने इतना बोला कि तुझे लगता है अगर तू अच्छा कर सकता है तो यू हैव माई परमिशन। और इसलिए 12th स्टैंडर्ड में मैं कॉमर्स में आया। स्टार्टिंग में बहुत मुश्किल पड़ता था, क्योंकि कॉमर्स में जो अकाउंट्स होता था उसका जो बेस 11th स्टैंडर्ड में मैंने पढ़ा ही नहीं था, और इसलिए अकाउंटिंग एंट्रीज और मुझे बहुत मुश्किल पड़ती थी। लेकिन बोलते हैं जब जहां रहा है वहां चाहे, वेयर देयर इज अ विल देयर इज अ वे। जब सोच लिया था सीए करना है, मतलब करना है, तो उसके 5 साल के अंदर अंदर मतलब मैंने सीए की पढ़ाई भी पूरी की और सब कुछ अच्छे से किया। लेकिन वो कुछ साल लाइफ में बहुत ज्यादा स्ट्रगल वाले हुए, क्योंकि मैं कॉमर्स में शिफ्ट होने के बाद में मैंने सीए की पढ़ाई शुरू कर दी। एक साइड क्योंकि फैमिली बैकग्राउंड बहुत अच्छा था, इसलिए मैं बहुत लाइफ को एंजॉय करता था, एंड एंजॉय करते करते भी क्योंकि आई वॉज अ ब्राइट स्टूडेंट, तो मेरे रिजल्ट्स हर चीज से हमेशा अच्छे होते थे। मैंने स्टार्टिंग में पढ़ाई करनी शुरू की PE1 के लिए। सीए में जो पहला एग्जाम होता है, टाइम एंड अगेन उसका नाम चेंज होते गया है, तो वो उस समय PE1 था। और कुछ महीने पढ़ने के बाद में हमारे इंस्टीट्यूट ने कोर्स चेंज किया और कहा कि अब हम एक मल्टीपल चॉइस बेस्ड एग्जाम CPT के नाम से लॉन्च करने वाले हैं। एंड वी वर द फर्स्ट बैच ऑफ CPT एवर। मतलब जब इंस्टीट्यूट ने वो एग्जाम लॉन्च की, सबसे पहला बैच हमारा था, मैंने एग्जाम दी। उस समय CPT में वो लोग ऑल इंडिया तक 30 रैंक देते थे, ऑल इंडिया में टॉप 30 रैंक्स देते थे। एंड CPT के एग्जाम में आई वॉज ऑल इंडिया 19, और मैंने सोचा नहीं था कि ऐसा होगा। मैं एकदम हैप्पी गो लकी, हमारा आराम से लाइफ को लेने वाला, कभी सीरियसली ज्यादा लेता नहीं था। लेकिन जैसे ही वो रिजल्ट आया और अचानक से लोगों की बधाइयां शुरू हुई, मैं अपने आप से, मेरे कुछ एक्सपेक्टेशंस बढ़ गए। अब ऐसा होता है, आप लाइफ में एक जगह पे पहुंच जाते हो तो आप उसके बियॉन्ड सोचते हो, देन यू कांट कम बिहाइंड। तो फिर जब मैंने दूसरी एग्जाम की पढ़ाई शुरू की, उस समय उसे PCC बोला जाता था, एंड मेरा टारगेट था कि मुझे इस बार भी रैंक कम से कम लेकर आना है, और उसी टाइप के मेरे मार्क्स भी थे। मगर एक कंप्यूटर्स करके एक सब्जेक्ट होता है हमारे सिलेबस में, आपको पता ही है, ITSM, उसमें मेरे अच्छे मार्क्स नहीं होने की वजह से मैंने ऑल इंडिया रैंक सिर्फ 3 मार्क्स से मिस किया। लेकिन मैं फिर भी पूरा का पूरा इंटरमीडिएट, जो अभी इंटर बोलते हैं, उस समय वो PCC था, फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर कर दिया, विच इज ऑल्सो ड्रीम फॉर लॉट ऑफ पीपल, क्योंकि बहुत सारे लोग इसको एक बार में क्लियर नहीं कर पाते हैं इंटर को। तो एक तरीके से मैं सिर्फ 3 मार्क्स से रैंक मिस किया, फिर भी बहुत अच्छा रिजल्ट मेरा था। और लाइफ में एक ही टारगेट रह गया था कि अब जब फाइनल दूंगा तो इस बार रैंक लेके आना है कैसे भी। लेकिन PCC के बाद से लगाकर फाइनल तक का जो सफर था, वहां पर जो आपने जो शायरी में बोला, स्काई से ग्राउंड से स्काई और फिर स्काई से ग्राउंड, तो कहीं ना कहीं ये 2007 की बात है। मैं आपके साथ आज पहली बार ये बात शेयर कर रहा हूँ। मेरे ख्याल से मेरे सारे जो स्टूडेंट्स बच्चे हैं, उनको सबको ये तो पता है कि मैंने CA बनने के 1 साल पहले पढ़ाना शुरू कर दिया था, लेकिन आई डोंट थिंक किसी को भी ये रीजन पता है, क्योंकि मैंने पब्लिकली कभी ये बात शेयर नहीं की। एंड आज मैं शायद पहली बार ये शेयर करने वाला हूँ कि कहीं ना कहीं 2007 के अंदर मेरे फादर ने एक फैक्ट्री में पैसा इन्वेस्ट किया था, प्रिंटिंग की एक फैक्ट्री थी, एंड उन्होंने अपने लाइफ में जितनी भी सेविंग्स की थी, सो बेसिकली हमारे लिए अपब्रिंगिंग का तो जो खर्चा था वो तो किया ही था। हमारा मुंबई में फ्लैट, विच इज ऑल्सो ड्रीम फॉर लॉट ऑफ पीपल, साउथ मुंबई में अच्छा खासा 2 बेडरूम का फ्लैट था। और उसके बाद में उनके पास जितनी भी सेविंग्स थी, वो उन्होंने पूरा का पूरा अपनी लाइफ सेविंग्स एक फैक्ट्री में इन्वेस्ट किया समवेयर इन 2007। और 1 साल के अंदर अंदर उस फैक्ट्री ने जो लॉसेस किए, उसकी वजह से उनकी लाइफ की जितनी कमाई थी, जितनी भी कमाई थी, वो सब कुछ वाइप आउट हो गई। मीन्स आप बोल सकते हैं कि आसमान से धड़ाम से हम जमीन पर एक तरीके से गिर गए थे, और बहुत ज्यादा टफ। किसी को ये बात पब्लिकली, शायद हमारे रिलेटिव्स में भी जो एकदम क्लोज सर्कल के रिलेटिव्स हैं, सिर्फ उन्हीं को ये बात पता है। मैंने कभी आज तक किसी फ्रेंड के साथ ये बात शेयर नहीं की।
मैं आप जैसे को बोल रहा हूँ कि मैंने पहली बार पब्लिकली ये बात शेयर की है, उनकी लाइफ सेविंग्स पूरी खत्म हो गई, फिर भी उन्होंने कभी भी अपने मुंह से, मतलब मेरी किसी भी, ऑब्वियसली मैं उस समय मेरी सीए की 2 एग्जाम हो गई थी, तो मैं इतना मेच्योर तो था, मुझे चीज़ों की समझ थी, मेरा भाई तो छोटा था, मुझे चीज़ों की समझ थी, मैंने धीरे धीरे अपने खर्चे कम किए सब। मैं उनसे अगर मांगूंगा तो जो मांगूंगा उससे डबल देंगे, मुझे पता था। लेकिन कहीं ना कहीं मैंने ही अपने आप को जहां पर भी हो सकता था खर्चों को कट डाउन करके, अपनी पर्सनल लाइफ में जितना मैं एकदम केयर फ्री होके एकदम मजे से घूमने वाला जो था उसको मैंने थोड़ा सा कट डाउन किया। और लाइफ में अपने आप को एक चीज बोली कि बेटा तूने तो सीए की 2 एग्जाम तो क्लियर कर लिया, तू बहुत ज्यादा दूर नहीं है और तेरे में इतना टैलेंट है कि तू कुछ ना कुछ कर लेगा, फाइनल की एग्जाम दे, और जो आसमान से जो जमीन पे आया है, यहां से जमीन से वापस आसमान पे लेके जाने की जिम्मेदारी अब तेरी होगी, और कैसे भी करके तू इसको ये वापस ले जाएगा। और अब मैंने अपने ऊपर प्रेशर बनाना शुरू किया कि अब तो तुझे फाइनल एक बार में क्लियर, जैसे ये भी बहुत बड़ा सपना होता है, सीए में तो 100 में से 5 लोग फाइनल में क्लियर होते हैं, आपको भी वापस ये बात पता है कि सीए में क्लियर करना कितना डिफिकल्ट है। लेकिन मैंने अपने आप को बोला कि मुझे ये रैंक लेके आना है, और रैंक लेने आने के लिए मैंने अपनी पढ़ाई शुरू की, और पढ़ाते पढ़ाते मैंने ये सोचा कि अगर मैं अपने खर्चे खुद से निकाल लूं तो कितना अच्छा। अगर मैं मेरे डैडी से मांगता तो मुझे देते, मुझे पता है, लेकिन मैं चाहता था कि मैं उनका बर्डन एकदम कम से कम, मैं अपने फैमिली के लिए एसेट बनूं, हमारी भाषा में एसेट बनूं, लायबिलिटी ना बनूं। इसलिए मैंने थोड़ा थोड़ा पढ़ाना शुरू किया। लेकिन वो फाइनल की पढ़ाई करना और साथ में पढ़ाना मैनेज करना इतना ईजी नहीं था, तो मैंने कोशिश की कि मैं थोड़ा थोड़ा पढ़ाऊं। और ये वो कारण है कि मैंने सीए का एक्चुअली एग्जाम देने के पहले ही पढ़ाना शुरू कर दिया था। मैंने आज तक किसी को ये बात नहीं बताई, बट असली रीजन ये था क्योंकि वो पीरियड हमारे लिए बहुत खराब था। और यहाँ मैंने सीए की एग्जाम दी, फिर एक बार मेरे टोटल जो थे, मैं क्लियर था वैसे तो, लेकिन हमारा एक सब्जेक्ट वापस फाइनल में भी एक कंप्यूटर्स का ही सब्जेक्ट था जिसमें मैं क्लियर नहीं हुआ। और मैंने लाइफ में पहली बार अपने मार्कशीट में जो एफ वर्ड होता है, एफ फॉर फेलियर, पहली बार अपने लाइफ में, जो मैं हमेशा टॉपर रहता था, मेरिट में आता था, सीए जैसी एग्जाम में भी मेरिट में आया, पहली बार मैंने अपने आप को फेल होते हुए देखा था। इसलिए क्योंकि मैंने अपने आप को अपने ही एक्सपेक्टेशन से बहुत ज्यादा बर्डन कर दिया था। और वो जो पीरियड था, पहली वाली एग्जाम और दूसरी, 3 ही पेपर बचे थे, 8 में से 5 पेपर में क्लियर हो गया था, लेकिन क्योंकि उम्मीदें बहुत ज्यादा थी अपने आप से, तो इसलिए मैं लाइक ऑलमोस्ट एक डिप्रेशन काइंड ऑफ फीलिंग उसके अंदर था। लेकिन कोई रास्ता कुछ नहीं था। अगली बार यही सोचा कि कुछ ना कुछ अच्छे से मेहनत करके, खास करके वो एक सब्जेक्ट में जिसमें किसी एक सब्जेक्ट की वजह से मैं क्लियर नहीं हुआ, मगर सीए में ऐसा होता है, आप एक सब्जेक्ट भी नहीं क्लियर करते हो तो भी आपको वो पूरा ग्रुप वापस देना पड़ता है। तो वो 3 पेपर मुझे वापस देने थे, वो 4 में से 1 में मुझे एग्जामिशन मिला था। तो 3 पेपर जब मैंने दिए तो उसी सब्जेक्ट में जिसमें मैं फेल हुआ था उसमें मैं 62 मार्क्स लेके आया। एंड देन उसके बाद मैं फॉर्मली टीचिंग के अंदर जब और उसको प्रोफेशनली आगे रहा, तो वापस एक मारवाड़ी फैमिली है। और क्योंकि आपको पता है हमारे कम्युनिटी के अंदर एक सिलेक्टेड बिजनेस वाली जो टेंडेंसी है वो होती है। और जब फैमिली के साथ मैंने शेयर किया दैट अब मैं अपनी टीचिंग को, क्योंकि आई एम एंजॉइंग इट, मैं इसको फुल टाइम प्रोफेशन में कन्वर्ट करूंगा, तो मुझे सीरियसली नहीं लिया गया। और शायद पहली बार ऐसा था कि मुझे सीरियसली नहीं लिया गया। और वो टीचिंग के अंदर थोड़ी कुछ होता है, वो ऑब्वियसली आज 10 साल के बाद उनको पता है कि क्या होता है, लेकिन वो टाइम अलग था। और टीचिंग एक ऐसी जगह थी जहां पर कुछ बातें होती है, जैसे अगर मैं अपनी बात करूं तो मुझे पता था मैं जॉब नहीं कर पाऊंगा। मेरा जो नेचर है, मैं किसी के अंडर रहकर काम करना, इट इज नॉट अ पार्ट ऑफ माई नेचर एंड कैरेक्टर, मैं नहीं कर पाऊंगा, मैं इसके बारे में श्योर था। तो क्लियर होके भी मुझे जॉब नहीं करना है, आई वॉज श्योर अबाउट इट। अब जॉब नहीं करूं तो बचा क्या? बिजनेस के लिए इन्वेस्टमेंट हमारे लिए उस समय पॉसिबल ही नहीं था, क्योंकि मैंने आपको ऑलरेडी वो स्टोरी बता कहीं पर। और हमारे जो गोल्ड वगैरह के बिजनेस जो ट्रेडिशनली हमारी फैमिलीज ने की है, उसके अंदर अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट इज ऑल्सो ह्यूज, दैट वाज आल्सो नॉट पॉसिबल। प्लस अगेन द क्वेश्चन, तो सीए क्यों किया, वो भी एक बात है। तो वो भी स्ट्राइक आउट होके फाइनली ये डिसाइड किया गया कि अपने फैमिली के खुशी के लिए मैंने एक जॉब ज्वाइन किया। मैं सुबह 7 से 10 पढ़ाता था, और फिर हमारे ऑफिस में रूल था कि अगर आप 10:15 के बाद पहुंचे तो आपको हाफ डे एब्सेंट मार्क किया जाएगा। तो मैं बाइक को भगा भगा के ऑफिस पहुंचता था, ताकि मैं 10:15 के बाद 15 मिनट में कैसे भी करके लेक्चर पटा के मैं पहुंचता था, ताकि मेरा मिस नहीं, ना नाश्ता करता था कुछ नहीं, मीन्स विच इज नॉट गुड फॉर हेल्थ, लेकिन मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था। और फिर ऑफिशियली ऑफिस का वाइंडिंग अप टाइम वाज अबाउट 6:30, लेकिन जैसे कि सीए फर्म्स में होता है उसी टाइम पे काम शुरू होता था, तो कई बार रात को 10, 11, 12 बजे। अच्छा, टीचिंग में एक और चीज होती है कि आप, ऐसा नहीं है कि आप सीए बन गए तो आप पहले दिन से ही सब कुछ
पढ़ा सकते हो। जो भी आप सब्जेक्ट चूज करते हो, आपको उसकी रेगुलर स्टडी, आपको अपने आप को डेवलप करना पड़ता है, नए एग्जाम्पल्स बनाने पड़ते हैं, नए क्वेश्चंस बनाने पड़ते हैं, नई बुक बनानी पड़ती है। तो मैं रात को 2 बजे तक अपने सब्जेक्ट की तैयारी करता था ताकि मैं सुबह लेक्चर ले सकूं। और वही टाइम टेबल मॉर्निंग 7 टू नाइट 2 o'clock, इतने घंटे मीन्स वो 5 घंटा मेरे पास था जिसमें सिर्फ वो 5 घंटे में सोता था। अदरवाइज मेरे पास अपने लिए भी समय नहीं था। और जब कुछ महीनों बाद मैंने रियलाइज किया कि आई एम एंजॉइंग कोचिंग एंड आई एम नॉट एट ऑल एंजॉइंग जॉब, वो मुझे पता था मैं कभी कर भी नहीं पाऊंगा। तो मैंने अपनी फैमिली को बोला कि आई वुड वांट टू लीव माय जॉब एंड कॉन्सेंट्रेट इनटू फुल टाइम टीचिंग। इनिशियली वो लोग हेजिटेंट थे, लेकिन फिर उन्होंने बोला कि अब ठीक है, तू एक बार ट्राई कर ले, तुझे जो करना है। इफ यू आर नॉट सक्सेसफुल, उस टाइम पे यंग एज था, वी विल थिंक अबाउट समथिंग एल्स। और फिर मैंने फुल टाइम टीचिंग में मैंने मुंबई में सुखसागर इंस्टीट्यूट, बहुत फेमस इंस्टीट्यूट अपने जमाने में, वहां पर मैंने एज अ प्रोफेसर ज्वाइन किया। कुछ महीने बाद मेरे टीचिंग से वहां के मैनेजमेंट इंप्रेस होके उन्होंने मुझे प्रमोट भी किया, मेरी सैलरी भी इंक्रीज की, सब कुछ स्मूथली चल रहा था। मुझे लग रहा था कि अब लाइफ अच्छी हो जाएगी, अब टेंशन थोड़े कम हो जाएंगे। और उस दौरान आई लॉस्ट माई फादर 2012 के अंदर। और अचानक से फिर एक बार पहाड़ मीन्स थोड़ा सा ऊपर हुआ, वापस नीचे गिर गया। क्योंकि हमने जो बचपन से डैडी ने जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग दिया था, उस स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग के लिए मेरी सैलरी इनफ नहीं थी, टू बी वेरी ऑनेस्ट। अगर थैंकफुली हमारा खुद का मुंबई में घर था, इसलिए अगर वो नहीं होता तो मुझे बहुत दिक्कत होती। लेकिन हमारा जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है, हम उसके अंदर नहीं रह सकते थे। और मेरा भाई तब भी पढ़ रहा था, उस समय वो तो घर पे था भी नहीं, वो चेन्नई में सिविल इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहा था। और घर पे सिर्फ मैं और मम्मी थे। और रोज इस बात का टेंशन होता था कि ठीक है, ये मंथ पूरा होगा, अब आगे हम लोग क्या करेंगे, कैसे लाइफ को चेंज करेंगे। और उस दौरान फिर भी सुखसागर में मैं अच्छे काम करता गया। मैंने जो वहाँ के ओनर थे उनसे बात किया, मैंने उनको बोला कि मेरे परिवार में ये परिस्थिति है और मुझे अपनी सैलरी टाइम पे चाहिए, क्योंकि सिर्फ मेरी सैलरी से घर के सारे बिल भरे जाते हैं। तो आप मुझे डिले नहीं कर सकते हो। आप जो जनरली मैनेजमेंट का सिस्टम होता है कि मंथ पूरा होता है, फिर वो चेकिंग करते हैं, वी यूज्ड टू गेट पेड बाय द आवर। तो आप मुझे डिले नहीं करोगे और कमिटमेंट में आपको मेरे से जो चाहिए वो मैं देने के लिए रेडी हूँ। तो कई बार मेरा टाइम टेबल ऐसा होता था, सुबह 7 बजे का लेक्चर मुझे घाटकोपर में मिलता था, फिर 2 बजे का लेक्चर मुझे मलाड में लेना है, और फिर शाम को 6 बजे का लेक्चर चरनी रोड में लेना है। तो मैं पूरा दिन ट्रेन से भागते रहा। और कई बार मुझे भूख भी लगती थी, तो मैं रास्ते में रुकने के लिए मेरे पास टाइम नहीं होता था, क्योंकि ट्रेन के शेड्यूल के हिसाब से चलना पड़ता था। और क्योंकि टीचिंग के अंदर यू गेट पेड ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ आवर्स, तो अगर मैं क्लास पे 10 मिनट लेट पहुंचा तो वो 10 मिनट की भी सैलरी कटेंगी, मुझे हर बार उसका डर रहता था। इसलिए मैं कई बार भूखा ही चला जाता था। रात को जब तक घर पहुंचता था 9:30 10 o'clock, आधी लाश बन के ही पहुंचता था। लेकिन उस स्ट्रगल को कैसे भी करके मैंने सोचा कि एक ना एक दिन मैं अपने दिन बदल के रहूंगा इन चीजों से। और इसलिए मैंने मैनेजमेंट को सिर्फ इतना बोल दिया, आप मेरी सैलरी टाइम पे दीजिए और आप मेरे से जो करवाना चाहिए, आपको जितना पूरा निचोड़ लीजिए, मैं तैयार हूं इस बारे में। क्योंकि मुझे कैसे भी करके अपने परिवार के दिन बदलने, कुछ भी हो जाए। और फिर अनफॉर्चुनेटली मेरे डैडी के जाने के कुछ ही महीनों बाद उन ऑर्गेनाइजेशन में भी मैनेजमेंट इशू की वजह से जिस क्लास में मैं काम करता था, वो क्लास अनफॉर्चुनेटली शट डाउन हो गई। और फिर एक बार थोड़ा सा अच्छा हुआ और फिर एक बार वापस जमीन पे आके फिर वापस ये टेंशन में करीब 1-1.5 महीना मैंने किसी के साथ ये शेयर नहीं किया। मैंने घर आके मम्मी को भी नहीं बताया। फिर एक बार मम्मी ने पूछा कि क्या हुआ, तो इतने दिन से 1 हफ्ता हो गया, कहीं जा क्यों नहीं रहा है। मैंने बोला कि वो क्लास बंद हो गई है और अभी मेरे पास कुछ है नहीं करने को, और अब क्या होगा मुझे नहीं पता है, मैं ट्राई कर रहा हूँ। तब मेरे कजिन, मेरे मामा के बेटे, वो कोइंसिडेंटली उस दिन होली थी इसलिए घर आए हुए थे। और उन्होंने मेरी और मेरी मम्मी की बात चल रही थी, तो उन्होंने पूछा कि व्हाट इज द मैटर। तो उन्होंने बोला, एक काम कर, तूने जो क्लास में इतने टाइम काम करके थोड़ा बहुत सेविंग्स किया है, वो इन्वेस्ट करने की तेरी हिम्मत है, तुझे अपने आप में कॉन्फिडेंस है। आई सेड यस। तो चल आजा, मैं तुझे लेके चलता हूँ। मेरे बिल्डिंग में बहुत सारे कोचिंग क्लासेस चलते हैं, और उस टाइम पे जो नंबर 1 सीए का कोचिंग क्लास चलता था, उसका भी सेंटर उन्हीं के बिल्डिंग में था। बोला, वहां पे मैं तुझे अच्छे भाड़े में तुझे एक जगह दिलवाता हूँ, थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट होगा, तू अपना क्लास सेटअप कर ले और कोशिश कर, अगर कुछ अच्छा होता है। और इट इज अ ट्राई, और अगर नहीं होता है तो ऊपर वाले की मर्जी, आगे जाके देखेंगे क्या करना है। लेकिन वो क्लास सेटअप करने के बाद में मैंने जो सोचा था कि मैं टीचिंग के अंदर अपना नाम कमाऊंगा, स्टार्टिंग में थोड़ा स्लो था, लेकिन जैसे 1-2 अटेम्प्ट हुए, अच्छे स्टूडेंट्स के रिजल्ट्स आए, स्टूडेंट्स ने दूसरों को रेकमेंड किया और बोला कि अगर पढ़ना है डायरेक्ट टैक्स। और आज ये कॉन्सेप्ट हो चुका है इंडिया भर में, क्योंकि इंडिया में अगर सीए में 100 बच्चे अगर सीए फाइनल के एग्जाम दे रहे हैं तो 95
को पता है कि मैं कौन हूँ, और 90 तो मेरे से ही पढ़ते। तो उन बच्चों ने मेरी पब्लिसिटी की कि अगर पढ़ना है तो इसी के पास पढ़ना, किसी और के पास पढ़ना मतलब कॉम्प्रोमाइज होगा। और उसके बाद मैंने कभी भी पीछे मुड़ के नहीं देखा। मैंने हर चीज से अपने मतलब नाम हो, चाहे पैसा हो, चाहे परिवार की जिम्मेदारी हो, और चाहे हमारे मारवाड़ी कम्युनिटी में समाज में व्यवहार और वो सब भी बहुत होता है, चाहे वो क्योंकि मैं घर में बड़ा हूं, मैंने कहीं पर भी किसी भी तरीके से कोई कमी नहीं रखी। और उसके बाद मैं आज हर तरीके से नाम भी, मैंने पिछले कुछ 7-8 सालों के अंदर हार्डवर्क करने से नाम भी कमाया, पैसा भी कमाया। एंड मैं ये नहीं बोलूंगा कि मैं जमीन से वापस आसमान में पहुंच गया हूं, लेकिन अब मैं जमीन पे नहीं हूं, कहीं ना कहीं बीच में हूं। और ये सिलसिला अब चलते रहेगा। एंड मुझ पर मेरी कुलदेवी सुस्वानी माता जी और मेरे अधिष्ठायक देव नाकोड़ा भैरव देव का बहुत बहुत परम आशीर्वाद है। मेरे गुरुदेव जो अब मेरे बीच में, हमारे बीच में नहीं है, वो हमारे जैनिज्म में बोलते हैं कि देवलोक हो गए, वो देवों के पास चले गए। मेरे गुरुदेव रूप मुनि महाराज साहब, उनके आशीर्वाद से आज मैंने बहुत, और मेरे पेरेंट्स के आशीर्वाद से बहुत तरक्की की। मेरी वाइफ का मेरे साथ हमेशा हर बात में सपोर्ट रहा, क्योंकि वो भी एक क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट है। तो कोई भी प्रोफेशनल बात, अगर कुछ भी मुझे कंसल्ट करनी है या कोई प्रोफेशनल डिसीजन लेना है, तो मैं उनसे कंसल्ट करके, क्योंकि उनको इन चीज़ों की बहुत अच्छी समझ है। और उस वजह से आज मैं बहुत अच्छी पोजीशन पे, ताकि मैं इतने सालों से अपना परिवार पूरा अकेला चला रहा हूँ, और ये ऐसा करते करते आज तक मैं पहुंचा हूँ। और ये दिस इज नॉट द एंड ऑफ द स्टोरी, ये स्टोरी आगे चलती रहेगी और मैं और अच्छे से अच्छा काम करता रहूंगा। ऐसे ही सबका प्यार और आशीर्वाद बना रहे। सो ये थी एक प्रॉपर इंस्पिरेशनल स्टोरी। जैसे आदमी के लाइफ में अप्स एंड डाउन्स कितनी बार आ सकते हैं, इसका कोई काउंट नहीं है, वो ये लाइफ स्टोरी दिखाती है कि ऐसा नहीं है कि एक बार तुमने कुछ अचीव कर लिया और वो मेंटेन रहेगा, या इफ यू हैव रीच्ड टू द लेवल ऑफ सक्सेस इट विल बी मेंटेन्ड। कभी भी डाउनफॉल आ सकता है। यू डोंट नो लाइफ व्हाट इज एक्सपेक्टिंग फ्रॉम यू, एंड दिस वाज अ प्रॉपर एग्जांपल टू गिव कि हाँ, आपको हमेशा उम्मीद और मोटिवेटेड रहना जरूरी है ताकि यू कैन अचीव समथिंग। ये लाइफ हमें बहुत कुछ सिखाती है। मैं श्योर करता हूं कि आप भी सुन के बहुत कुछ मोटिवेट हुए होंगे। तो हमारे सवालों का सिलसिला आगे बढ़ाते हुए मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा कि आपने क्या मोटिवेटिंग फैक्टर रहा, आपकी कामयाबी के पीछे राज क्या था, व्हाट मोटिवेटेड यू कि आप कुछ ना कुछ अचीव कर पाए, ताकि हमारे दर्शकों को बताएं, ताकि वो भी अपनी जिंदगी में वो चीज आजमा सके। टू बी वेरी ऑनेस्ट हेनिल, पैसा आदमी कुछ भी करके कमा सकता है। पैसा कमाना कोई बड़ी बात नहीं है, पैसा हर इंसान कमा लेता है। लेकिन मैंने एक चीज सोची थी कि मैं जो पैसा कमाऊंगा वो इज्जत के साथ में कमाऊंगा। मुझे पैसा देने वाला भी मेरी इज्जत करेगा, और मैं अगर किसी को कोई चीज के लिए पेमेंट कर रहा हूं तो वो भी मेरी इज्जत करेगा। और इसको ध्यान में रखते हुए टीचिंग से बेटर कोई नोबल प्रोफेशन मुझे लगा नहीं था, क्योंकि इससे मैं सिर्फ पैसा नहीं कमा रहा हूं, मैं देश का फ्यूचर भी शेप कर रहा हूं, मैं इज्जत भी कमा रहा हूं। और जहां पर भी आज जाता हूं, मेरे परिवार में कोई भी जाता है तो सबको, इनफैक्ट कम्युनिटी में, समाज में, हर जगह पर लोगों को ये पता है कि हाँ, कि मेरी मम्मी का नाम सुनीता है, कि सुनीता के बेटे ने अच्छी मेहनत की और अच्छा नाम कमाया। मुझे वो चाहिए था, मुझे ये चाहिए था कि मैं अपने परिवार की सारी जिम्मेदारियां निभाऊं, अच्छे से निभाऊं। बड़ा बेटा होने के नाते मेरा जो फर्ज है, चाहे वो घर के काम हो, चाहे वो व्यवहार हो, चाहे वो खर्चा हो, मैं हर चीज करूं। और यही चीज जो मेरे से पहले की जनरेशन, चाहे वो मेरे डैडी हो, चाहे मेरे चाचा हो, आज मेरे चाचा को भी समाज में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं होगा जो उनको नहीं जानता है। वो उनका भी नाम, उन्होंने भी अब सिमिलरली उन्होंने भी बहुत मेहनत करके अपना नाम कमाया। और यही चीज हमने उनसे, मेरे लिए मेरा मोटिवेशन मेरा परिवार ही था कि बेटा हम ऐसे, और जो उन्होंने किया वो उनको देख के हमने सीखा है। तो यही मेरा रियल रीजन था कि मैंने जो भी अपना करियर मैंने अपनी चॉइस से चूज किया था। लेकिन मेन जो मैं करियर जो करने का तरीका है वो मैंने अपने फैमिली से सीखा कि मुझे नाम के साथ में, इज्जत के साथ में अपना करियर बनाना है। एंड थैंकफुली विद गॉड्स ग्रेस, भगवान की दया से आज मैं एग्जैक्टली उसी पथ पर, उसी पाथ पर चल रहा हूं जो मैंने सोचा था। एंड टच वुड किसी की नजर ना लगे, लेकिन जो मैं चाहता हूं, जो मैं सोचता हूं, मेरे देवी देवताओं के आशीर्वाद से, मेरे बड़े बुजुर्गों के आशीर्वाद से मुझे दिन प्रतिदिन मिलते जा रहा है। दैट्स ग्रेट। इस पे मैं यही चीज कहना चाहूंगा कि हाँ, कामयाबी की असली कीमत उसी को पता चलती है जिसने नाकामयाबी देखी हो। कामयाबी की असली कीमत उसी को पता चलती है जिसने नाकामयाबी देखी हो। तो इसी के साथ हमारा सवालों का सिलसिला आगे बढ़ाते हुए सर, मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा कि आपने लाइफ में क्या मिस्टेक की,
व्हाट वाज योर फेलियर पार्ट, कि ऐसा कुछ आप जो शेयर करना चाहो कि दूसरे लोग वो गलती ना करे अपने लाइफ के अंदर, ताकि वो उनको एक डायरेक्शन मिल सके कि हाँ हमें ये चीज नहीं करनी चाहिए। जैसे कि मैंने थोड़ी देर पहले अपनी स्टोरी के पार्ट में बताया था कि मैंने जब सीए फाइनल की एग्जाम दी, मैंने अपने आप को बहुत ज्यादा प्रेशराइज कर दिया। मैंने उसको एक डू और डाई गेम बना दिया कि अगर तू इस एग्जाम में क्लियर नहीं होएगा तो तू मरने के लायक है, तू उस लायक ही नहीं है। और वो मेरी बहुत बड़ी गलती थी, और वही मैंने अगले अटेम्प्ट में उस चीज को रियलाइज किया। और मुझे एक बहुत बड़ी चीज समझ में आई कि आप अगर लाइफ में कुछ चाहते हैं और वो अगर आपको एक बार में नहीं मिला, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो आपको नहीं मिलेगा या नहीं मिलने वाला है। वो आपको, सीए खास करके ये चीज हमें सिखाता है कि आपको 6 महीने बाद वो चीज मिल जाएगी। आप कभी भी, आपको कोई भी चीज लाइफ में चाहिए, आपको अपना गोल दिमाग में रख के उस गोल के प्रति आगे बढ़ना है। आज नहीं तो कल आपको कभी ना कभी वो मुकाम हासिल हो जाएगा। तो जिस सब्जेक्ट में मैं क्लियर नहीं हुआ, मैंने सोच लिया था कि मैं इसी सब्जेक्ट के अंदर अच्छे मार्क्स लेके आऊंगा, ताकि गिल्ट मेरे अंदर ना हो। उस सब्जेक्ट को बुरा लगना चाहिए कि मैंने इतने ब्राइट टैलेंट के साथ में ऐसा क्यों किया। तो मेरी स्टोरी सिर्फ इतनी सी है कि जब मैंने पहली बार में क्लियर नहीं किया था, तब मैंने 6 महीने तक अपने आप को बहुत टॉर्चर किया। मैं अपने आप को बुरा मानता था कि क्यों फेल हो गया, ऐसा थोड़ी होता है, यू आर अ ब्राइट टैलेंट, तुम फेल नहीं हो सकते थे। लेकिन जब मैंने एग्जाम दी, क्लियर हुआ, कुछ ना कुछ अच्छा हो गया। जब मैंने क्लास भी सेटअप की, जो मेरे पास थोड़ी बहुत सेविंग्स थी उससे इन्वेस्ट करके, तब पहले बैच के अंदर मुझे लग रहा था कि मैं सुखसागर में जो काम कर रहा था, वहां के बच्चों ने मुझे बहुत पसंद किया। तो मुझे तो लग रहा था कि मैं पहला बैच अनाउंस करूंगा और मेरी क्लास पूरी की पूरी फुल हो जाएगी। लेकिन ऑब्वियसली कुछ ऑपरेशनल गलतियां होती है। मैंने जिस टाइमिंग पे अपने क्लास रखे, उस समय बच्चों के दूसरे सब्जेक्ट के क्लासेस चलते थे। इन सब बातों की मुझे समझ नहीं थी, और इसलिए मुझे अपने पहले बैच में सिर्फ 2 बच्चे मिले। लेकिन सीए ने मुझे ये चीज सिखा दी थी कि पहले बैच में 2 बच्चे मिले, कोई बात नहीं, अगले बैच में इनको 20, उसके बाद में 200, वो कैसे कन्वर्ट करना है वो एक बार में नहीं, लेकिन अगली बार में हो जाएगा। लाइफ में कोई चीज अगर आपको एक बार में नहीं मिली है, तो वो 6 महीने के अंदर अंदर मिल जाएगी। ये सीए कोर्स ने मुझे सिखाया कि कभी भी लाइफ में अगर कोई भी चीज ना मिले, तो हो सकता है कि शायद कुछ और अच्छा या शायद कुछ और बेटर आपके लिए वेट कर रहा है, और इसीलिए वो आपको पहली बार में जो आप चाहते थे वो नहीं मिला। और इसी सोच के साथ मैं हमेशा आगे बढ़ता हूं। भगवान की दया से पिछले कुछ सालों से मैंने अगर भगवान के सामने हाथ जोड़कर खड़े होकर बोल दिया कि मुझे ये चीज चाहिए, तो वो चीज मुझे तुरंत की तुरंत मिली है। चाहे अगर मैं किसी से बात कर रहा हूं कि इफ आई वांट टू गेट प्रोफेशनली एसोसिएटेड, किसी का मुझे फोन आया कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन अहमदाबाद में काम कर रही है, आप हमारे साथ काम करेंगे क्या, या मुझे फोन आया केरला में हम काम कर रहे हैं, मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि ये काम मेरा हो जाए, और बस बोलने जितनी देर है वो हो जाता है। मैंने भगवान से एक बार हाथ जोड़ के कहा था कि मुझे ये पर्टिकुलर गाड़ी, जब मैं सीए बना था, मुझे ये वाली गाड़ी खरीदनी थी। वो इसी साल मैंने अगस्त में वो गाड़ी खरीद ली। तो मैं जब भी भगवान से जो भी चीज मांगता हूं, मुझे वो मिली है, टचवुड। और अगर मान लीजिए नहीं मिली, तो मुझे पता है कि भगवान ने मेरे लिए कुछ अच्छा स्टोर करके रखा है, या मुझे अभी नहीं मिली तो थोड़ी देर के अंदर अंदर मिल जाएगी। तो कभी भी लाइफ में किसी भी टाइप के फेलियर से हताश या निराश नहीं होना है। ये सबसे बड़ी बात मुझे सीखने मिली है कि फेलियर इज ओनली अ स्टेपिंग स्टोन टू सक्सेस, फेलियर इज द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स सक्सेस। आपको अपना काम करते रहना है, और आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, कभी ना कभी आपको आपकी सक्सेस मिली जाएगी। दैट इज व्हाट आई हैव बीन, दैट इज व्हाट आई हैव स्टडीड और अंडरस्टूड। ये जो भी मेरे साथ में अपनी लाइफ में हुआ उसकी वजह से। सो हमसे ये एक चीज मुझे याद है कि इट इज राइटली सेड, देयर इज ऑलवेज अ सेकंड चांस। इनकी कहानी से हमें यही पता चलता है कि यू मस्ट कीप मूविंग, देयर इज ऑलवेज अ सेकंड चांस वेटिंग फॉर यू। सो इसी के साथ हमारा आखिरी क्वेश्चन सर मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि आप कुछ टिप्स, कुछ एडवाइस, कुछ मोटिवेशन की बातें हमारे दर्शकों को कहें, ताकि वो आपसे कुछ या बहुत कुछ सीख सके। सर टू बी वेरी ऑनेस्ट, अगर आप मुझे बोलोगे कि आप इनकम टैक्स के ऊपर एक लेक्चर दो, तो मैं 100 घंटे तक बिना रुके बोल सकता हूँ। और जैसे कि मैंने अपनी स्टोरी में, आपके इस क्वेश्चन के बारे में अगर मैं बात करूं, तो मेरे अपनी स्टोरी के अंदर ही जो मैंने बातें बोली, मैं उनको खाली कंक्लूड करके, लाइक रिपीटेशन होगा लेकिन मैं कंक्लूड कर लेता हूं कि हमें जो लाइफ में चाहिए, हमें उसे दिमाग में रख के चुपचाप अपना काम करते रहना है। रास्ते में कठिनाइयां बहुत सारी आएगी, बहुत सारे लोग आपके काम में अड़चने डालने की कोशिश करेंगे, बहुत सारी इवेंट्स होंगे जो आपको तकलीफ देंगे, लेकिन अगर गोल दिमाग में है और सिर्फ वो एक डायरेक्शन में, आजू बाजू ना देखकर सिर्फ अपने गोल की तरफ देख के अगर हम आगे बढ़ते रहे, आगे बढ़ने के समय बाई चांस फेलियर अगर आ भी गया,
तो उस फेलियर को इग्नोर करके कैसे आगे बढ़ सकते हैं, गोल को दिमाग में रख के हमेशा आगे बढ़ने की कोशिश करते रहिए। आज नहीं तो कल आपको आपके लाइफ में जो सक्सेस आप चाहते हो वो मिल ही जाएगी। और सक्सेस कोई डेस्टिनेशन नहीं है। सक्सेस ऐसा नहीं होता है कि मैंने एक घर खरीद लिया तो मैं सक्सेसफुल हो गया, या मैंने एक गाड़ी खरीद ली तो मैं सक्सेसफुल हो गया, या मैं फॉरेन घूम आया तो मैं सक्सेस। ये एक डेली प्रोसेस, सक्सेस पैसों में मेजर नहीं होती है। सक्सेस का कोई डेफिनेशन टू बी वेरी ऑनेस्ट है ही नहीं। आपको जो अचीव करना है लाइफ में, आप जिस दिन वो अचीव कर लेंगे तो आपको कोई ना कोई नई चीज दोबारा से दिखने लग जाएगी। ये ह्यूमन नेचर है, ये इंसान की टेंडेंसी है। तो आपको जो भी चाहिए लाइफ में, बस उसके लिए आप कोशिश करते रहिए, मेहनत करते रहिए। मेहनत का कोई दूसरा ऑल्टरनेटिव नहीं है। आज इतने सालों के बाद इंडिया में जैसे मैंने बोला कि 100 में से 90 स्टूडेंट्स मेरे से ही पढ़ते हैं और 95 ने नाम सुना हुआ है। इतना करने के बाद में मैं रिलैक्स नहीं हो सकता हूँ। अगर मेरा लेक्चर होता है, क्योंकि मैं सीए फाइनल को पढ़ाता हूँ, उनका 10 बजे के बाद में ऑफिस जाने का जो आर्टिकलशिप होती है, तो मुझे 10 बजे अगर स्टूडेंट को छोड़ना, आई हैव टू स्टार्ट माई लेक्चर एट 7 o'clock। और मेरे करियर में ये 10 साल का रिकॉर्ड, एंड ये बहुत बड़ा फैक्टर है, मैं छोटी उम्र में जहां भी पहुंचा हूं उसके पीछे ये बहुत बड़ा फैक्टर है कि मैंने अपने पूरे करियर में कोई भी लेक्चर 7:05 पे या 3 मिनट पे या 2 मिनट पे नहीं शुरू किया। मैं क्लास में 6:55 को घुसूंगा और ठीक 7 बजे मेरा लेक्चर शुरू होगा। अगर मैं वाशी या मुलुंड जाता हूँ सुख सागर के दिनों में, तो मुझे चरनी रोड से घाटकोपर और फिर दादर से ट्रेन बदल के मलाड या वहां पर सब जाना पड़ता था। उस समय भी मैं उनसे उतना टाइम मांग लेता था जितना ट्रेन में चाहिए। अगर मुझे खाना भी नहीं मिलेगा तो मुझे चलेगा, लेकिन मैं लेक्चर पे टाइम पे पहुंचने का उन दिनों कारण ये था कि अगर मैं 10 मिनट लेट पहुंचूंगा तो मेरी सैलरी डिडक्ट होगी। टू बी वेरी ऑनेस्ट, आज वो माहौल नहीं रहा है, आज वो सिस्टम नहीं रहा है। आज मैं सैलरी बेसिस के ऊपर किसी के साथ काम भी नहीं करता हूँ। मैं जिसके साथ भी काम करता हूँ एज अ पार्टनर काम करता हूँ, लेकिन मैंने उस चीज को छोड़ा नहीं। मैं अगर मुझे मुलुंड पहुंचना है तो मुझे अभी हाल फिलहाल मैं बाई रोड बाई कार ट्रैवल करता हूँ पिछले कुछ सालों से। तो मैं 4:30 को एवरीडे उठता हूँ, एवरीडे सुबह 4:30 बजे उठूंगा। एंड मैं मुलुंड हो, चाहे वाशी हो, चाहे अहमदाबाद हो, चाहे केरला हो, चाहे चरनी रोड हो, मैं क्लास के टाइमिंग के 15 से 20 मिनट पहले पहुंचता हूँ। कई बार ऐसा होता है जो क्लास खोलने के लिए स्टाफ आने वाला है, वो स्टाफ वहां पर नहीं पहुंचा है, कोई स्टूडेंट नहीं पहुंचा है, लेकिन मैं पहुंच गया हूँ। किसी को इसके बारे में कुछ भी लगे, किसी को हंसी आए, जो भी है, लेकिन ये डिसिप्लिन है, अनुशासन है, और इसका कोई दूसरा ऑल्टरनेटिव या ऑप्शन नहीं होता है। डिसिप्लिन का कोई और ऑप्शन नहीं है। आप अपने लाइफ में अगर इसी डिसिप्लिन के साथ में चलते रहेंगे तो एक ना एक दिन आपकी रिस्पेक्ट होगी। आपको ऑब्वियसली अपना काम तो अच्छे से करना ही है, लेकिन आपको डिसिप्लिन के साथ में अपना काम अच्छे से करना है। जब मैंने पहली बार मुलुंड वाली क्लास स्पेशली जब ज्वाइन की थी, तो वहां के जो ओनर्स थे उनको लगा कि ये, पहले तो लगा कि तो बच्चा है, अभी जो पहली बार मिलता है उनको ऐसा ही लगता है कि ये बच्चा है। तो मगर दूसरे लोगों ने तारीफ की थी, ये बहुत अच्छा है, तुमको इसके साथ जुड़ना चाहिए। अगर तुमको डायरेक्ट टैक्स में किसी प्रोफेसर की जरूरत है देन ही विल बी द बेस्ट। लेकिन मिलके उन्हें लगा कि ये तो बच्चा है, ये तो क्या करेगा। जब पहला बैच लिया और उन्होंने ये ऑब्जर्व किया कि ये बंदा चरनी रोड से लगाकर मुलुंड तक पहुंच जाता है और वो भी 6:40 6:45 को सुबह पहुंच जाता है, मींस ऑब्वियसली, और वो एक बार नहीं, मैं 3 बैच ऑलरेडी वहां पर 3 साल से काम कर रहा हूं, ले चुका हूं। वाशी में भी सेम चीज है। तो इसी के साथ रिस्पेक्ट भी बना, इसी के साथ प्रोफेशनली भी तरक्की की। स्टूडेंट्स भी समझ गए कि इसके साथ डिसिप्लिन से करेंगे तो ही काम होगा। इससे स्टूडेंट्स के भी रिजल्ट डिसिप्लिन होने की वजह से अच्छे आने लगे। तो क्लास का बेनिफिट हुआ, एज अ प्रोफेसर मेरा हुआ, स्टूडेंट्स का हुआ। डिसिप्लिन का कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है, तो हमें डिसिप्लिन के साथ जो हमारा गोल है उसकी तरफ आगे बढ़ते रहना चाहिए। इग्नोरिंग आसपास में क्या हो रहा है, लोग क्या कर रहे हैं, उस सब को इग्नोर करके अगर हम आगे बढ़ते रहेंगे तो आपको आज नहीं तो कल समय पर, एप्रोप्रिएट टाइम पर, भगवान ने आपकी किस्मत में जो लिखा है उस टाइम पर आपको अपनी सक्सेस जरूर मिलेगी और कोई भी आपको उससे रोक नहीं सकता है। आपको नेम मिलेगा, फेम मिलेगा, सक्सेस मिलेगी, प्रॉस्पेरिटी मिलेगी। सिर्फ मॉनिटरी नहीं, नॉन मॉनिटरी भी आपको बहुत सारी इज्जत और हर तरीके से आपको मिलनी है। और यही मैं कंक्लूड करना, और मोस्ट इंपॉर्टेंटली आपको फेलियर से कभी भी निराश नहीं होना है। फेलियर इज अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ लाइफ। जो फेल हुआ है मतलब उसने लाइफ में कुछ सीखा है। या तो आप सक्सेसफुल होंगे या आप कुछ ना कुछ सीखेंगे। फेलियर को आप पॉजिटिवली लेके आगे बढ़ते रहना चाहिए। और अगर ये अपना आज का जो इंटरव्यू है, अगर ये सीए के बच्चे वगैरह भी देखेंगे, ऑब्वियसली मैं भी अपने बच्चों के साथ में शेयर करूंगा, तो किसी भी लाइफ में कभी भी अगर उनको
कोई दिक्कत, ऑब्वियसली सब्जेक्ट वाइज तो मैं उनके लिए अवेलेबल रहता ही हूँ, लेकिन अदर देन द सब्जेक्ट वाइज जो एक मोटिवेशन चाहिए, अगर उनको कभी भी इसकी जरूरत है, मैंने इसके लिए भी एक कॉन्सेप्ट रिसेंटली शुरू किया है, हैशटैग टैक्स गुरु फॉर यू। आपको कोई भी चीज की दिक्कत है, क्योंकि प्रोफेसर आपको अपना सब्जेक्ट पढ़ा लेगा, लेकिन एक सीए स्टूडेंट की लाइफ में और भी दिक्कतें होती है, और भी तकलीफें होती है। अगर आपको कोई भी दिक्कत हो, सिर्फ इस इंटरव्यू के दौरान नहीं, इसके बाद भी, तो एज अ शिक्षक जो देश के और देश के फ्यूचर के प्रति हमारी जो जवाबदारी है, आई एम ऑलवेज गोइंग टू बी अवेलेबल फॉर यू, नॉट जस्ट नाउ बट फॉर एवर। और आपको कभी भी मेरी जरूरत हो, आप कांटेक्ट कर सकते हैं, आप हैनिल के चैनल के थ्रू मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। और मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि ऐसी ही और सक्सेस और मोटिवेशनल स्टोरीज को सुनने के लिए हैनिल के चैनल के साथ में जुड़े रहिए। एंड हम सब एक ही प्रोफेशन के हैं, तो कैसे एक दूसरे की मदद करेंगे ग्रो करने के लिए, सब साथ में ग्रो होंगे, देन वी कैन शेप द फ्यूचर ऑफ द कंट्री। हम ना सिर्फ अपने प्रोफेशन का, लेकिन अपने कंट्री का भी फ्यूचर अच्छा कैसे बना सकते हैं विद द हेल्प ऑफ एजुकेशन। ये यू कैन से लाइव एग्जांपल इन फ्रंट ऑफ यू। सिर्फ एक एजुकेशन एक ऐसी चीज है जिसने मेरी लाइफ को चेंज किया है, तो आपकी लाइफ भी चेंज हो सकती है। आपको कभी भी हमारी जरूरत हो, हम दोनों आई एम श्योर आपके लिए हमेशा अवेलेबल रहेंगे। दैट्स ग्रेट पीस ऑफ एडवाइस, ग्रेट पीस ऑफ मोटिवेशन। आपको इससे ज्यादा कुछ और सीखने के नहीं मिल सकता एक वीडियो में से। सो अगर आपको मेरा काम पसंद आ रहा हो तो डू सब्सक्राइब माय चैनल। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए। आपको कुछ भी क्वेश्चंस हो, कुछ भी हो, कमेंट कीजिए। आई विल मेक श्योर कि मैं या सर कोई ना कोई आपको रिप्लाई जरूर करेगा। थैंक यू।